हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोगों ने दो लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड लेक्चर। सो पहले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा है? फर्स्ट टू लेक्चर्स वी हैव सीन द इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, definition of polity and definition of constitution plus sovereignty की importance को भी देखी थी, definitions भी देखा था and how it becomes the major component in the formation of state. So state के components भी देखे थे कि state के कितने components होते हैं and three components जिससे कि जिसका होना necessary होता है for the formation for coming in the existence of the state. Okay, the first component was the territorial demarcation. The second component was uh, the defined population. Okay, defined population, the people living inside the territory. So people who are living inside the territory, having a particular culture, belonging from a particular background, having the same goal, सेम ओरिएंटेशन, ऑल ऑफ दैट जो है वो डिफाइन करता है. जैसे इंडिया में है तो इंडियंस को एक पार्टिकुलर वे में डिफाइन किया जा सकता है कि पीपल लिविंग इनसाइड, नॉट ओनली इनसाइड द टेरिटरीज, पीपल हैविंग द सेम काइंड ऑफ लाइक आइडियोलॉजी ऑफ लिविंग एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर जो है वो एक पार्टिकुलर सोसाइटल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट is counted while taking this component, this particular component in view. Then after we have seen the third thing which is important in the formation of state is central authority. सेंट्रल पावर अथॉरिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जहाँ से कि पावर को लेजिटिमेसी मिलती है. ओके, लेजिटिमेसी मिलती है. लेजिटिमेसी मिलने का मतलब होता है कि व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ पावर and that source of power itself derive its legitimacy from somewhere, whether from divine or whether from the people. अगर दोनों तरफ से किसी भी तरफ से लेजिटिमेसी को गेन किया जा रहा है तो उसको एक अथॉरिटी के फॉर्म में बोला जाता है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट व्हेन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. स्टेट को आइडेंटिफिकेशन मिलने के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो दीज थ्री थिंग्स प्लस सोवरेनिटी जो है इसी में से बाहर आता है. सोवरेनिटी इन सेंस कि जब आपके पास ये कंपोनेंट्स आता है एंड नाउ यू आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट पावर टू रूल, टू कंट्रोल द पर्टिकुलर टेरिटरी फ्रॉम इनसाइड आउट. ओके, from the outside you have the power to control anybody who is forcing in the territory, and inside you are giving protection to the people and conserving their all the rights and protecting them and giving them the identification with that state. Okay, so that is how state is formed, वो हम लोगों ने देखा था. Then after we have seen polity का definition क्या होता है, what is constitution. Okay, तो constitution and sovereignty, all of these things. Then after second lecture में हम आए वहाँ पे constitutionalism को देखा, what is constitutionalism, how it is different from constitution we are having. एंड दूसरा चीज़ वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाउ इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न स्टेट जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चलाया जा सकता है. सो देयर वर फोर कंपोनेंट्स दैट वी हैव सीन. द कंपोनेंट्स वर कि फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देयर नीड्स टू बी रूल ऑफ लॉ. ओके, and this rule of law now we are going to see in this present lecture. Okay, so there is consideration of natural right, consideration of natural rights, and the very major components हम लोगों ने देखा था लिमिटेड गवर्नमेंट का. नाउ लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ फॉर्म्स अ लिमिटेड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एंड लिमिटेड काइंड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है ये कि जो एब्सोल्यूटिज्म है, एब्सोल्यूटिज्म से दूर रहने के लिए, एब्सोल्यूटिज्म को रोकने के लिए, फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर्स को कर्ब करने के लिए और आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट को कंट्रोल करने के लिए. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैव दिस कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट. नाउ लिमिटेड गवर्नमेंट्स के साथ साथ हम लोगों ने दो और कंसेप्ट्स देखे थे. उसमें ये था लिमिटेड सोवरेनिटी, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड सोवरेनिटी. Now what is the concept of limited sovereignty? ये हम लोगों ने अच्छे से बाइफर्केट करके देखा कि the sovereignty that we are as a state are having is a different sovereignty. This is the ultimate sovereignty that
state is having. Okay, so there is no dependency and no limitation in that kind of sovereignty. Now limited sovereignty is for the government which is running under the state, which is running the state, which constitution is giving the power to run the state. So that from there the limited sovereignty का concept जो है वो arise होता है. ये कहता है कि you have a limited sense of power under which you can act, and that power comes out of the constitution. So you have the limited power. लिमिटेड पावर है प्लस चेक्स एंड बैलेंसेज है, चेक्स एंड बैलेंसेज है, एंड अंडर विच यू हैव टू वर्क. सो यू कैनॉट गो आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. You cannot go outside the supreme law, the fundamental law. You have to avoid that law, and that is why जो sovereignty है for the government, it becomes a limited sense of sovereignty. But when it comes to the अल्टीमेट सोवरेनिटी जो स्टेट का है, उस पर हम लोगों ने ये देखा कि सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल. Sovereignty lies with the people, and that is the ultimate sovereignty people are having. So people are having the authority. सो पीपल के अथॉरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशन वर्क में आया, बिकॉज कि हम लोगों ने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आज़ादी के पहले बनी थी, जिनका पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करना था. सो दैट वो जब फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसके बाद जो इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट जो है इन फोर्स में आती है, एंड दैट गवर्नमेंट जो है वो इज द क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. बिकॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन के होने से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट होने की वजह से वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आई है. सो दैट पार्टिकुलर गवर्नमेंट, दैट पार्टिकुलर अथॉरिटी is limited by the constitution itself, and constitution is the will of the people. Okay, so people are having the ultimate sovereignty. Constitution is not having the ultimate sovereignty. State is not having the government is not having the ultimate sovereignty. Parliament is not having the ultimate sovereignty. That is the government, you can say. So who is having the ultimate sovereignty? People are having the ultimate sovereignty. Now इतना हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं. Now we are moving towards the third one. Now constitutionalism का one of the wings क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वन ऑफ द विंग्स था रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? अब इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में. रूल ऑफ लॉ में लॉ जो है वो 2 तरीके का हो सकता है. लॉ अगर आप कहते हैं तो 2 तरीके का बोलने का ये मतलब है कि लॉ एंशिएंट टाइम्स में, like before modern times, before modern constitution came into being, when there was no reasonability in the law, there was no need of any kind of reasonability in the law. अगर कोई source of authority, powerful authority कोई भी रूल प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको लॉ का डेफिनेशन के अंडर रखा जा सकता था. किंग, whatever king is saying becomes the law. Any word coming out of the mouth of the king was law. So अगर वो लॉ का डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ में लिया जाएगा तो whether रूल ऑफ लॉ इज abiding with the constitutionalism in the modern context, ऐसा नहीं हो सकता है. बिकॉज लॉ अपने आप में जस्ट एंड रीजनेबल होना ज़रूरी है रूल ऑफ लॉ के फॉलो होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में. सो वी विल ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट. सो रूल ऑफ लॉ इज नेसेसरी, एंड लॉ इन इटसेल्फ इज नेसेसरीली very reasonable, just and fair. So इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या कि फ्रॉम वेयर रूल ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड. ओरिजिनेशन क्या था? नाउ इसका कंटेक्स्ट वही है जो कंटेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है, जो कंटेक्स्ट नेचुरल राइट का है. ऑल दीज फिलॉसफीज जो कि मॉडर्न फिलॉसफीज का जन्म होता है वो इसलिए होता है बिकॉज की रीजनेबलनेस आने लगता है लॉ पे. सो वेरी फंडामेंटल थिंग जो कि सबसे पहले आया है वो रूल ऑफ लॉ है. बिकॉज द सेंस ऑफ रीजनेबलनेस इन लॉ जब हिट किया पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को, तो उन लोगों को लगा कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि आर्बिट्ररी हो, अनजस्ट हो, फेयर नहीं हो, जिसमें कि रैंडमनेस दिख रहा हो, जिसमें कि किसी तरीके का जस्टिस जो है वो नहीं फील हो रहा हो. सो वेदर दैट लॉ कैन बी लॉ इन द सेंस ऑफ the rules that are coming out of the authority.
सो ये क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है। इसके बाद जो रिवॉल्यूशंस होते हैं और जो समय के फिलोसफर्स आते हैं जो उस रिवॉल्यूशन के दौरान अपने नेचुरल राइट्स फिलॉसफी को, रूल ऑफ लॉ फिलॉसफी को लिखते हैं, एंड उसके बाद ये कंसेप्शन में आना स्टार्ट होता है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉ टू बी अ रीजनेबल वन, ओके, एंड वेदर एनी काइंड ऑफ लॉ बीइंग पास्ड एंड इफ इट इज नॉट अ रीजनेबल वन, so whether it can be counted as a law or not, these questions start arising, और यहीं से ये कंसेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो स्टार्ट होता है। सो इसका इम्प्लीकेशंस क्या होता है? इम्प्लीकेशंस ये होता है कि अगर लॉ अनजस्ट है तो इसका मतलब ये है, अगर लॉ फेयर नहीं है, अगर लॉ रीजनेबल नहीं है, तो उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से जो रिजल्ट आने वाला है ऑब्वियसली वो अनजस्ट होगा, फेयर नहीं होगा और रीजनेबल भी नहीं होगा। सो अल्टीमेटली होगा क्या कि एनी काइंड ऑफ नेचुरल राइट्स और एनी काइंड ऑफ बेसिक राइट्स का वायलेशन होना तो तय है, बिकॉज कि इफ लॉ इटसेल्फ इज नॉट फेयर, इफ लॉ इटसेल्फ इज अनजस्ट एंड अनरीजनेबल, so any result coming out of that implementation of that law itself will be an unjust and unreasonable thing. So that was the result in the cases of where authoritarian rule चलता है, जहाँ पे कि dictatorship you can say, dictators हो जाते हैं, monarch हो जाते हैं, and any kind of system, polity, the system of quality where there is no reasonableness in the action, वहाँ पे किसी भी तरीके का राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट अपने आप में डिस्पॉटिक हो जाएगी। गवर्नमेंट को पावर का लिमिटेशन के बियॉन्ड जाना, जैसे ही पावर पे लिमिटेशन नहीं डाला जाएगा, गवर्नमेंट के पावर पे लिमिटेशन नहीं डाला जाएगा, वैसे ही पीपल के राइट का वायोलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ अ वेरी बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न पॉलिटी, जो कि भले ही डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा कॉमन होती हैं। वहाँ पे लॉ रीजनेबल होता है, वहाँ पे नेचुरल राइट्स का वायोलेशन इसीलिए नहीं होता है बिकॉज कि लॉ अपने आप में रीजनेबल है। वहाँ पे गवर्नमेंट लिमिटेड होती हैं और ये लिमिटेशन जो है वो लॉ के थ्रू ही सेट किया जाता है, और वो लॉ अपने आप में भी रीजनेबल लॉ होता है। सो एवरीथिंग इज अ कनेक्टेड, दिस होल स्ट्रक्चर इज लाइक अ फैब्रिक विच इज कनेक्टेड विथ अ सिंगल थ्रेड रनिंग ऑल ओवर, ओके। सो वो जो थ्रेड है वो थ्रेड है रूल ऑफ लॉ का, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रूल ऑफ लॉ एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी जन्म देता है, बिकॉज अगर लॉ अपने आप में फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्रिएशन हो ही नहीं पाएगा। सो फर्स्ट, सबसे पहले अगर कोई कंसेप्ट आया तो वो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है, भले ही उसका डिमार्केशन जो है वो साथ साथ ही हो रहा हो, लेकिन जो द वेरी बेसिक थ्रेड विच इज रनिंग ऑल ओवर द फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द थ्रेड ऑफ रूल ऑफ लॉ, ओके। सो नाउ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ लॉन्ग हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन, बिकॉज ये वही वाली बात हो गई कि इसका जो सीड था, इसका जो एक मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में, बिकॉज कि we have this power of thinking, we can think, we can reason, and we can discriminate between the things. So we can say what we feel as a right, we can say what we feel as a wrong. So there is a differentiation which we have the power to differentiate. So that is why भले ही ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर मॉडर्न स्टेट के डेफिनेशंस में अभी आए हों, बट हमेशा से जो काफ़ी पहले से एंशिएंट ग्रीस के टाइम से ले लें या फिर इवन फ्रॉम सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ द सिविलाइजेशंस लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एनी काइंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम जो है, देयर वाज ऑलवेज लोग क्या ट्राई करते थे कि whosoever was sitting in the power, उनका सिर्फ कोशिश ये होता था कि जस्टिस दिया जाए फेयरनेस एंड रीजनेबिलिटी के ग्राउंड पे। अब ये एक अलग बात है कि उसमें पावर प्ले या फिर चीज़ों का डिफरेंशिएशन अलग अलग जो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, दीज थिंग्स आर वेरी सब्जेक्टिव,
एंड अपने टाइम के हिसाब से लोग अपना एक्शंस लेते हैं. सो बट ह्यूमन माइंड में ये कंसेप्शन, ये सीड जो है वो हमेशा रहता है. सो एंशियंट ग्रीस का अगर एग्जांपल है तो अरिस्टोटल argued that the government must be based on the law rather than personal will. सो अब देखिए ये एक सिंपल कॉमन रीजनिंग पे ये जो कंक्लूजन है वो अरिस्टोटल के द्वारा आया था. बिकॉज कि गवर्नमेंट को लॉ के बेस पे रूल करना ज़रूरी है, पर्सनल विल के बेस पे रूल करने से रूल जो है वो अपने आप में एक अनलिमिटेड सोर्स बन जाता है. बिकॉज आपका विल कब क्या बोलेगा, कब आप किस तरीके से एक्शन लीजिएगा, आपका मूड क्या कर रहा है, आपका इमोशन क्या कर रहा है, उस पर अगर आप डिपेंडेंट रहिएगा तो कभी भी एक पर्टिकुलर एक्शन के थ्रू, एक पर्टिकुलर रीजनिंग के साथ कोई एक्शन नहीं हो पाएगा. सो एरिस्टोटल सेड कि गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉ rather than personal will. Aristotle stated law should govern, establish the norm that rulers are not above the law. So कितने पहले की बात है जब एरिस्टोटल इस चीज़ को अपने फिलॉसफी का पार्ट बनाते हैं कि लॉ ही गवर्न करना चाहिए, लॉ ही रूल करना चाहिए, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, एंड रूलर्स जो हैं उनको नहीं लॉ बनाने, एंड आर नॉट अबव द लॉ, नोबडी शुड अबव द लॉ. So these two conceptions which are very basic to the present constitutionalism and the modern constitution that we are studying. Now Roman law में आइए तो Romans tell in the ideas that law is rational, universal and applies equally to all the citizens. So there was this concept of rule of law since the very classical times. So medieval era में आते हैं अगर हम लोग तो idea emerged that even the monarch is accountable to the higher principles of justice. So monarch पहले क्या कहते थे, monarch used to say that we are deriving power from the divine. So whatever divine is saying, nobody knows. How can citizens and people of the state can know what divine are saying, because divine, whatever divine says, it says only to them, only to monarch. So सिर्फ monarch से ही बातें हो रही है, तो monarch बोल रहे हैं कि ऐसे रूल करना है, वैसे रूल करना है. So अगर reasonableness नहीं भी है, any kind of word coming out of the mouth of the monarch, वो अपने आप में रूल बन जाता है. एंड इसी के ऊपर एक ये आइडिया जो है धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हुआ कि monarch should be accountable to higher principles of justice and natural law. The idea emerged that even the monarch is accountable to the higher principle of justice and natural law. Magna Carta 1215 this is one of the most important incident जो है which जिसके वजह से ये initiation of the conception of natural rights as well as rule of law as well as all these things which culminated to the concept of the constitutionalism जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसका origination का जो मेजर अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट बोला जाए तो मैग्ना कार्टा इज वन ऑफ देम. अब नाउ मैग्ना कार्टा हुआ क्या था कि किंग के बैरन्स होते थे एंड बैरन्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग कि जिस तरीके का आर्बिट्ररी लॉ के अंदर जो रूल किया जा रहा है, इससे सोसाइटी में कभी भी एक स्टेबिलिटी एंड एक डायरेक्शन जो है नहीं आ पाता है. देयर इज ऑलवेज प्रिवलेंस ऑफ इनजस्टिस एंड डिस्पोटिक एंड ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ जो है वो सोसाइटी फॉल करने लगती हैं. सो दैट इज़ हाउ द बैरन्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे एंड इट कंपेल्ड द किंग जॉन टू रिकॉग्नाइज दैट हिज पावर हैज़ लीगल लिमिट्स and protected certain rights of the subjects. This created a foundational notion of lawful constraint on authority. Now बोला गया क्या कि किंग कुछ भी नहीं बोल सकता, किंग के कुछ कहने का या एक्शन का एक लीगल लिमिटेशन होना बहुत ज़रूरी है एंड प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट. एंड कुछ राइट्स जो हैं वो पीपल के या सिटीजन्स के वो ऐसे राइट्स हैं जिसको कि छेड़ा नहीं जा सकता, उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो वर्क है किसका, अथॉरिटी का. और ये एक तरीके से इम्प्लाइड फाउंडेशनल नोशन ये बना देता है कि लॉफुल कंस्ट्रेंट जो है अथॉरिटी के दौरान बनाया जा सकता है. ओके, नाउ अर्ली मॉडर्न थॉट्स पे आते हैं तो 17th सेंचुरी पॉलिटिकल थियोरिस्ट लाइक जॉन लॉक asserted that government exists through a social contract and must operate under established law to protect life, liberty and property. 17th सेंचुरी पॉलिटिकल थियोरिस्ट, अब जितने भी फिलोसफर्स के बारे में हम लोगों ने देखा है जो कि नेचुरल राइट फिलोसफर्स हैं, जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, एंड ऑल ऑफ देम जो है
जिन्होंने भी लिखा है लिबर्टी इक्वालिटी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स पे। सो वहाँ से हम लोगों ने सबसे फर्स्ट चैप्टर में देखा दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी असल में बताता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। एंड नाउ व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि एवरीबडी विलिंगली, सब कोई आते हैं, जितने भी मेंबर्स ऑफ द स्टेट हैं वो आते हैं और वो अपने विलिंगनेस के साथ एक अथॉरिटी बनाते हैं, कुछ जिसमें कि ये अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं। सरेंडर इन सेंस कि एक अथॉरिटी चुना जाता है और वो अथॉरिटी इन प्लेस जो है इन लोगों को ऑपरेट करेंगी, चलाएंगी, इनका स्टेट को फंक्शन करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया जाता है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि किसी ने अपने राइट्स को छोड़ा नहीं है। ये लोग अपने राइट्स, ये लोग एक साथ आए हैं ताकि जो एनार्की का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, अगर हर लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉपर एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। एंड फॉर दैट रीजन जो है दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव इलेक्टेड सर्टेन मेंबर्स who will rule them and regulate the society on their behalf. So there is no surrendering of any kind of rights. So अगर एक ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिस इज नॉट सरेंडर ऑफ राइट्स, दिस इज ओनली जस्ट अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू कि वो अपने आप को रेगुलेट कर पाए, सोसाइटी में एनार्की ना हो। सो दैट इज वाई दे हैव फॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ authority and government of any level of any kind. So that is what social contract theory जो बोलता है। And must operate under established law to protect life, liberty and property. So for the protection of their life, for the protection of their liberty and for the protection of their property इनको बनाया गया है। So how can they after the formation do anything which is not allowed by any of the members of the society? अगर उस पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किसी चीज़ को ऑथोराइज नहीं किया जा सकता है तो क्या उस चीज़ को स्टेट कर सकता है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि अगर स्टेट अपने ऑरिजिन को रखता कहाँ है, पावर अपने ऑरिजिन को रखता कहाँ है, वो या तो पीपल में स्टैब्लिश करता है। नाउ हियर्स द फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसका मतलब ये होता है कि द अल्टीमेटली पीपल हैव डिसाइडेड कि ऐसा होगा। सो देर इज नो डिवाइन इंटरवेंशन। सो किसी भी डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू किसी भी रूलर को नहीं चुना गया है, लोग एक साथ आए हैं, लोगों ने अपने आप से बोला कि हाँ ठीक है, एनार्कियल सिचुएशन हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हर लोग अपने हिसाब से बनाने लगे तो कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहेगा जिसमें कि स्टेट जो है वो हम लोग का सोसाइटी जो है फंक्शन करेगा। फॉर दैट रीजन हम लोग अपने विल से ही एक ऐसा सोसाइटी, ऐसा गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे जो कि ऑन बिहाफ ऑफ आवरसेल्व्स जो है वो हम लोगों को रूल करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और हमारे प्रॉपर्टी को और हमारे लिबर्टी को और हमारे लाइफ का प्रोटेक्शन जो है वो इंश्योर करेगी। ये सभी के लिए अच्छा रहेगा और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनेंगे वो सभी के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। सो दैट इज हाउ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी केम इनटू बीइंग। सो अगर ऐसा है तो वेदर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी किसी तरीके का लॉ जो है बनाया जा सकता है जो कि रैंडम, आर्बिट्ररी और अनजस्ट हो? दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन। नाउ 1688 में आते हैं तो ग्लोबल रिवॉल्यूशन होता है। फर्दर इंस्टीट्यूशनलाइज द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड curtail द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। नाउ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जन्म देता है एंड रॉयल्टी के पावर को कंट्रोल करता है। सो 1688 का जो इंग्लैंड का ये रिवॉल्यूशन है, ये यहीं से पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जन्म होता है ब्रिटेन में। ना पार्लियामेंट्री सुपरमेसी का जन्म क्या का मतलब क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना रही है तो वो जो लॉ है वही रूल करेगा, ना कि रॉयल सब्जेक्ट जो है उनका एब्सोल्यूट पावर रूल करेगा। दे हैव नॉट एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू डू एनीथिंग दे लाइक। सो देयर शुड बी सर्टेन law that is to be made by the parliament, and any kind of law which is being made by the parliament, that law will rule. So that rule of law will prevail. Okay, so that is how the parliamentary supremacy in Britain. तो ब्रिटेन का स्ट्रक्चर क्या है? ब्रिटेन में ऐसा है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड
पार्लियामेंट इसीलिए सुप्रीम है बिकॉज देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी कॉमन लॉ जो कि पास किया जा रहा है, एनी कॉमन लॉ, so there is one kind of law which is common law. Any common law that is being passed by the parliament comes in the book of the, that is how on those law जो है वो state जो है इंग्लैंड का वो है वो रन कर रहा है. So even natural rights also come in the domain of the common law. So parliament has the power to remove any law, to make any law. So that is how parliament becomes supreme. And it ये मान लिया गया है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाएगी तो वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा। एंड इसका कंसेप्शन यहाँ से आया है कि एक इंग्लैंड में कंसेप्शन है कि लॉ अपने आप में जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। इसका जज कौन होगा? इसका जज होगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट विल जज। नाउ कोर्ट विल सी कि इफ देयर इज एनी अनरीजनेबिलिटी इन द लॉ, और जज मेड लॉज जो हैं वो होते हैं, अगर अनरीजनेबिलिटी है तो उस लॉ को एज अ कंट्रावेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ जो है उसको खारिज कर दिया जाएगा, और अगर रीजनेबल है, जस्ट है, तो देन उनको पास कर दिया जाएगा। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द रनिंग ऑफ द स्टेट। सो दैट इज हाउ इंग्लैंड ऑपरेट्स। सो वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वो होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एवरी लॉ कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द कॉमन लॉ, एंड द पार्लियामेंट्री सुपरवेसी जो है वहाँ पे इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है। सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड पार्लियामेंट इज सोवरेन। सो पार्लियामेंट इज हैविंग द अल्टीमेट पावर। नाउ दिस पावर rests on the very conception that society in itself is a very evolved democratic society. लॉ का कंसेप्शन सोसाइटी में इनकलकेटेड है, और ये सिस्टम हो सकता है कि ये पूरे वर्ल्ड के ग्लोब के किसी अदर पार्ट में ये सिस्टम वर्क न करे, बिकॉज कि यूएसए जैसे कंट्री में भी और इंडिया जैसे कंट्री में भी चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से ऐसा लूपहोल नहीं छोड़ा जाए कि कोई पावर अथॉरिटी है जो इस तरीके से पावर का एक्सरसाइज किया जाए ना। पार्लियामेंट अगर बन रहा है तो पार्लियामेंट को सुप्रीम कर देना, सोवरेन कर देना का मतलब है कि पार्लियामेंट कैन डू वट एवर इट लाइक्स। हो सकता है कल होकर तो वेरी फैब्रिक ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ही खत्म कर दे, because they have the power to make any kind of law. Okay, and but the thing is कि ये जो law होता है, ये law अपने आप में जो just fair and reasonable law का जो basis है वो पूरे society के fabric में ही inculcated है। So that is how they judge any kind of law which is being passed, whether it is in line with the rule of law or not, reasonableness or not, or that is how they decide. सो ये हो सकता है कि सभी के साथ वर्क ना करे, किसी अदर पॉलिटी के साथ वर्क ना करे, और जो कि नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव सच काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ द वेरी ओल्ड नेचर एंड वेरी डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंकिंग एंड वेरी होमोजीनियस सोसाइटी हो जाने की वजह से कि ऐसा ब्रिटेन में पॉसिबल भी हो पाता है। नाउ दे आर मेकिंग कन्वेंशंस फॉर द नेचुरल राइट्स, एंड दे आर मेकिंग स्पेशल कन्वेंशंस एंड स्पेशल सब्जेक्ट्स अंडर द थीम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। एवी डाइसी का डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ अगर हम लोग देखें तो 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जूरिस्ट थे एवी डाइसी, वो डॉक्ट्राइन लाते हैं सिस्टमेटिकली इन हिज वर्क इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्टडी के लिए, लॉ विच इज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा established किया जाता है। Dicey identified 3 core principles. The first principle was absence of arbitrary power. It is the very first principle जो कि ज़रूरत होता है रूल ऑफ लॉ के लिए। आर्बिट्ररी पावर नहीं रहेगा। No one can be punished except for a breach of law established before ordinary courts. Now every law जो इंग्लैंड में बनता था वो ऑर्डिनरी कोर्ट में ही बनता था। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्ट के द्वारा कोई लॉ एस्टैब्लिश हुआ है तो उसी के ब्रीच के लिए पनिश किया जा सकता है, उसके अलावा किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। ओके, सो दैट इज हाउ जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको खत्म किया गया, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल किया गया। नाउ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लीगल स्टैंडर्ड, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 इंडिया का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको लेट डाउन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
So now we are having two wings, equality before law and equal protection of law. उस पर हम लोग जाएंगे जब हम लोग आर्टिकल 14 पर होंगे. बट इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो पार्ट है वो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है, इंग्लैंड के कंसेप्शन ऑफ द लॉ से लिया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ. अब ये जो चीज़ है जो बोलता है कि ऑर्डिनरी लॉ जैसे जैसे बनते जाता है उसका जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ देयर इज अ वेरी स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द इंग्लैंड एंड अमेरिकन एंड इंडियन पार्ट. नाउ हियर क्या है कि ऑर्डिनरी लॉ का रिजल्ट है, बिकॉज ऑर्डिनरी लॉ पास होते जा रहे हैं, राइट्स जो है इन्फोर्स थ्रू दी रेगुलर जुडिशियल प्रोसेस से राइट इन्फोर्स किए जा रहे हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड नहीं बनाया गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन is a result of the ordinary law. Any law which is being passed by the courts, judicial process, and that is how जो उसको sum up करके हमको बोलते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है. यू कैन सी कि ये प्रोसेस अपोजिट होता है. इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में ये हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है. नाउ यू आर हैविंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है. And now any kind of law which is being passed by the Parliament of India is being tested on the ground as to whether it is in consonance with the Constitution or not. Okay, so ये striking difference. Now Britain में क्या है कि you are first you are passing the law, and that law being passed by the ordinary courts. Every law is a common law. Every law passed by the courts in ordinary as a result of an ordinary law. So ये सब लॉ का जो कल्मिनेशन है इनको अगर एक साथ कर लिया जाए तो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे आर फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ, एंड थ्रू रूल ऑफ लॉ इज बीइंग पास, एंड दैट इज हाउ दे आर हैविंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सिस्टेंटली इवॉल्विंग. सो देयर इज नो सर्टेन बुक फर्स्ट. सो इंडिया में क्या हुआ, सबसे पहले तो एक बुक बनाया गया और फिर देन आफ्टर क्या हुआ, इस बुक के थ्रू जज किया गया एनी काइंड ऑफ लॉ विच इज पास्ड बाय द एनी काइंड ऑफ कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है, और देखा गया कि वेदर इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो सिस्टमेटिक रिमार्केबल डिफरेंस है वो आ गया. नाउ दोनों में रूल ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है, बट जो एंड रिजल्ट है वो ब्रिटेन का एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इंडिया का फर्स्ट रिजल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है और एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में ही लिया जाता है. सो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग नोट करें. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंस in the application of the rule of law in different states, and particularly in Britain, and in contrast with Britain in America and India. Because Indian and America both have the written constitution, so वहाँ पे पहले constitution आता है, then constitution के law में every law is being decided. Now 20th century to the contemporary understanding तक अगर हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि डॉक्ट्राइन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रोसीजरल फेयरनेस. ये यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है, इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स बनता है, पोस्ट कॉलोनियल नेशंस इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द रूल ऑफ लॉ एज अ फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल टू प्रिवेंट द ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स. सो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का द गवर्नमेंट which is authoritarian kind of इसका मतलब ये हो गया कि you are saying that you are the ultimate powerful. There is no limitation on your power, and when there is no limitation on your power, you can do any kind of, you can pass any kind of law. That is how the government becomes an authoritarian government. So any kind of, so इसको लिमिट करने के लिए क्या हुआ कि we comply all the human rights protections and procedural fairness which is the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के कॉन्सोनेंस में हम लोग अपना इन लाइट ऑफ दैट ओनली वी मेक आवर ओन लॉ, ताकि रेजोनेट कर पाए जो वेरी कंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स है उससे. नाउ यहाँ पे आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, देखिए इसको समझना इसीलिए ज़रूरी है द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंस को, because ki both are having the parliamentary system of government, both are democracy, both are have modern state, but there is a difference between the laws which are being passed in the manner which it is in the manner it is being passed by the courts. So court का function दोनों में है, but the ultimate result is the constitution
in the case of Britain, and ultimately जो first thing which we see when we are passing any kind of law, when the courts are judging that law, then कॉन्स्टिट्यूशन के ही रेफरेंस में हर चीज किया जाता है. So British Constitution is a judgment and right of the individuals form part of and pervade the Constitution. The right of the individuals are part of the Constitution because these are secured by the courts. The British constitutional law is not a source but the consequence of the right of the individuals. ये देखिए, British constitutional law is not a source but a consequence of the right of the individuals as defined by the courts. Why is it so dark? Okay. So ये कहता है कि Constitution is not a source of every law in Britain, but the consequence of the right of the individuals as defined by the courts. So individuals are already having the right. Okay. ये मान के चला जा रहा है कि इंडिविजुअल्स आर हैविंग द राइट. क्यों? देखिए ध्यान से फंडामेंटल डिफरेंस को सुनिए. ब्रिटेन ये बोलता है कि ये माना ही जा रहा है कि नेचुरल राइट्स एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग. सो कोर्ट इज देयर टू इंश्योर दैट कोई भी लॉ पास हो रहा है उसमें वो इंडिविजुअल राइट्स जो है उसका अप्रिसिएशन जो है वो होना चाहिए. सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोर्स नहीं है बिकॉज देर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, बट कॉन्सिक्वेंस है बिकॉज कि कोई भी लॉ विच पास किया जा रहा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एज डिफाइंड बाय द कोर्ट्स. सो कोर्ट जैसे ही डिफाइन करती है इंडिविजुअल के राइट को विच इज एवर एग्जिस्टेंट, विच इज एवर परवेडिंग, सो वहाँ से जो लॉ निकलता है वो लॉ अपने आप में जो कंक्लूजन होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को जन्म देता है. बिकॉज दिस लॉ इज पास्ड, नाउ कोर्ट्स हैव अप्रिशिएटेड, ओके दिस काइंड ऑफ लॉ इज देयर, दिस काइंड ऑफ लॉ इज फेयर एंड रीजनेबल, नाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ओके, सो दैट इज हाउ ये जो स्ट्राइकिंग डिफरेंस है वो क्रिएट होता है. Dicey was thinking of a common law freedom such as personal liberty, freedom of speech, public meeting. What Dicey was saying was that certain constitution proclaims right but do not provide adequate means to enforce those rights. Now constitution के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि constitution ऐसा हो सकता है कि constitution हो but there may not be constitutionalism in it. ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो बट लॉ जो है फेयरनेस से उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो और जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटेरियन हो, बट दे आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट एज अ रूल बुक. सो बट दूसरा केस ये होता है कि डाइसी ये बोलते हैं कि देयर मे बी अ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर हैविंग इन द राइट्स. तो डाइसी वाज सेइंग वाज दैट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स द राइट्स बट डू नॉट प्रोवाइड द एडिक्वेट मीन्स टू इन्फोर्स दोज राइट्स. राइट्स हमने लिख दिए लेकिन कोई सिस्टम ही नहीं बनाया कि उस राइट्स को इन्फोर्स किया जा सके. So now हम लोगों ने लिख दिया कि we are having the fundamental rights, but we have put Article 13 in the Constitution. Now what Article 13 says? Article 13 says that judiciary has power to review. Judicial review का power है courts को, Supreme Court and High Court को. Judicial review का power, any law passed by the Parliament has judiciary has the power to review. सो नाउ एक सिस्टम बना दिया चेक का हम लोगों ने कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग दीज राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी फर्स्ट थिंग वी इंश्योर कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर टू इन्फोर्स दोज राइट्स. ओके, इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड देयर इज इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन द मीन्स ऑफ इन्फोर्सिंग द राइट्स एंड राइट्स टू बी इन्फोर्स्ड. एंड दैट इज बिकॉज कि वहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम डिफरेंट है. कॉन्सिक्वेंशियल ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर्म होता है. ये इतना ही कह रहा है कि इन ब्रिटेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज इनसेपरेबल कनेक्शन बिटवीन मीन्स ऑफ इन्फोर्सिंग अ राइट्स एंड राइट टू बी इन्फोर्स्ड. क्योंकि जो राइट इन्फोर्स हो रहा है कोर्ट के द्वारा वो अल्टीमेटली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जा रहा है. तो दोनों चीज़ मिक्स हो जा रहा है, दोनों प्रोसेस एक में ही मिक्स हो जा रहा है और अल्टीमेटली जो आ रहा है वो रिजल्ट ही आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. अगर वो नहीं होता तो फर्स्ट ही स्टेज में रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो इनसेपरेबल कनेक्शन बन जाता है दोनों में.
So, referring in particular to the Habeas Corpus Act, Dicey says that it was worth 100 constitutional articles guaranteeing individual liberty. Dicey, however, accepted that there was a rule of law in the US because there the right declared in the Constitution could be enforced, and the Constitution gave legal security to the right declared. So यहाँ पे डाइसी क्या कहते हैं? However, accepted that there was a rule of law in the USA because there the rights declared in the Constitution could be enforced, and the Constitution gave legal security to the rights declared. बिकॉज कि वहाँ सिस्टम उल्टा है, तो डाइसी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है. यहाँ आप ये वहाँ पे इन्फोर्स किया गया है रूल ऑफ लॉ अमेरिका में, और अमेरिका के बाद जो इंडियन जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने एक्सेप्ट किया, देयर द रूल ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, इट इज इन्फोर्स्ड, इट इज एक्सप्लिसिटली सेड दैट रूल ऑफ लॉ इज देयर. In Britain, it is not explicitly said that rule of law is there. It is convention. Most of the part of the Britain Constitution is convention. They are relying on this fact that there is an appreciation of rule of law in their society. Okay, so Dicey इस चीज को accept करते हैं that there was a rule of law in the USA because there the rights को Constitution में ही declare कर दिया गया है, लिख दिया गया है, और उसको enforce कराया जा सकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सिक्योरिटी देता है कि इन सब लॉ को हम लोग इन्फोर्स करवाएंगे. These securities are not there in the Britain, and that is the loophole in the British Constitution. So ये क्रैक कभी भी आ सकता है, हो सकता है 300-400 साल में नहीं आया हो, बट आने वाले समय में जब एक जनरेशन वीक आ जाएगी जहाँ पे कि इस तरीके का करप्शन जो है वो प्रेवलेंट हो जाएगा, और अगर करप्शन प्रेवलेंट हुआ तो हो सकता है कि जो मोरल कॉन्साइंस है उसको ब्रिटेन गार्ड नहीं कर पाए, देन ये क्रैक आ सकता है सोसाइटी में. और इस चीज़ को देखते हुए ही ब्रिटेन में धीरे धीरे जो कन्वेंशन है उनको सॉलिडिफाई करना की ज़रूरत को समझा गया है. रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन रूल अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी लॉ, because such a law may itself be harsh, inequitable, discriminatory, and unjust. Rule of law connotes some higher kind of law which is reasonable, just, and non-discriminatory. This is a very basic thing about the rule of law. Today envisages non-arbitrary power but controlled power. So there is, और दो चीज़ बहुत ज़रूरी है. Two things are very fundamental. Rule of law plus limited government. अब ये दोनों कनेक्टेड भी है. रूल ऑफ लॉ अगर रहेगा तो लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगा, अगर लिमिटेड गवर्नमेंट है तो रूल ऑफ लॉ रहेगा. सो दे आर इंटरकनेक्टेड थिंग्स, सो म्यूचुअली डिपेंडेंट है. ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के होने के लिए. सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज सच, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, absence of arbitrary power in the government, liberty of the people, and independence of judiciary are imbibed in the concept of the rule of law. So all of this is there in the concept of the rule of law itself. So इसीलिए हमने कहा सबसे पहले कि constitutionalism itself is the result of the rule of law principle. The broad emphasis of the rule of law is an absence of center of unlimited arbitrary power, because के limited government को form करता है, on proper structurization, control of power, absence of arbitrariness in the government. Rule of law is useful as a counter to this situation because basis emphasis of the rule of law is an exclusion of arbitrariness, lawlessness, unreasonableness on the part of the government. So government को limit करने के लिए what you are having is a rule of law. Okay. अब यहीं से ये आर्बिट्रेरियस भी खत्म होता है, लॉलेसनेस भी खत्म होता है, रीजनेबलनेस भी खत्म होता है, और गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से लिमिट कर दी जाती है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अपने आप में रूल ऑफ लॉ के अम्ब्रेले के अंदर होता है, और ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. सो दीज आर वेरी फंडामेंटल जिसपे कि कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया जाता है. अगर इस चीज़ में से कोई भी एक चीज़ लैग कर रहा है एंड रूल ऑफ लॉ का जो सर्टेनिटी है वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, देन यू कैन नॉट मेक अ वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Indian Constitution contains provision to promote rule of law. Parliament, state legislature are democratically elected on the basis of adult suffrage, independent judiciary, judicial review,
ठीक है, कैरेक्टराइज्ड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 12 जो कि स्टेट डिफाइन करता है, एंड 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू को लाई डाउन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ प्रोटेक्टिव मेजर, जो कि सबसे पावरफुल हार्ट एंड सोल बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज कि विदाउट आर्टिकल 13 पूरे पार्ट 3 का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ कि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि राइट्स तो लेट डाउन है, बट उनका जो प्रोसेस है उनके एप्लीकेशन का वही नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट आर्टिकल 13 इज डूइंग, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल जिसमें कि हम लोग इंश्योर करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दिया जाए, ताकि इसके बाद 14 से लेके 30 एंड 31 तक जितने भी लॉज जो हैं हम लोग लेट डाउन कर रहे हैं 32 तक, वो जो हैं उनको इन्फोर्स करवाया जा सके। ओके, नाउ हियर इज द केस ऑफ एडीएम वर्सेस जबलपुर। अब हम लोग को केसेस बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ने हैं, हाँ कुछ केसेस जो कि आपको याद होने चाहिए, और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी के केसेस हो गए। फिर जो डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो केसेस हैं लाइन में, जिसमें कि ये इस्टेब्लिश हुआ कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ केशव नंदा भारती केस तक। सो दीज देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के द्वारा जो केसेस किए गए हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एक केस ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडीएम जबलपुर। नाउ यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको यूज किया रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करने के लिए, बट इट हैज बीन ओवर रूल्ड बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन द केस ऑफ केएस पुट्टुस्वामी, right to privacy. Okay, so now this portion is relevant for us, but as a judgment, ADM Jabalpur versus S. Shukla is now overruled, and it is not a good law for as of date, because इसमें हुआ क्या था कि इमरजेंसी को लेके डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें कि इसमें गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि इमरजेंसी जब होता है, नेशनल इमरजेंसी जब लागू होता है, देन आर्टिकल 21 ऑल्सो इज सस्पेंडेड, एवरी फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड, एंड दैट इज वाई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 21 भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। नाउ एडीएम जबलपुर इसको अपहेल्ड कर देता है मेजॉरिटी से कि इट इज राइट डिसीजन ऑफ द, अगर ऐसा पार्लियामेंट लॉ पास की है तो पार्लियामेंट इज अ गुड लॉ, बिकॉज अपने रीजनिंग को देते हुए कह देते हैं कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक एक कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं क्रिएट होता है, एंड देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस मेड बिटवीन द इन केसेस ऑफ इमरजेंसी जो है, इन केसेस ऑफ कंटीजेंसीज जो है, पार्लियामेंट हैज़ दिस पावर टू डिसाइड वेदर टू प्रोवाइड दिस राइट टू द सिटीजन्स और नॉट। ओके, बट यहाँ पे एक कंसेप्शन आ जाता है कि whether the origin of the natural rights lies in the establishment of the parliament or it exists naturally from the very existence of the human being. Okay, so that is how ADM जबलपुर में तो ऐसा बोल दिया जाता है, बट केएस पुट्टुस्वामी में कोर्ट बोलती है कि looking back at the judgment which is passed by the ADM जबलपुर, they have decided that it is not a good law, that is why ADM Jabalpur was overruled, और ये कह दिया जाता है कि आर्टिकल 21 being the very fundamental right to life जो है is a very fundamental natural right which breeds with the very existence of the human being. It cannot in any case be separated from the human being in any form of emergency or any form of existence, any form of complexities arising in the state, because the state is not the one who is giving the power of the fundamental rights. जो फंडामेंटल राइट्स है वो ह्यूमंस बीइंग के साथ ही आते हैं, स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट इज द ओनली ड्यूटी। सो स्टेट अब्रोगेट नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कि प्रिवेंशन बनाए गए हैं, बट आर्टिकल 21 को एब्रोगेट कर देना ऑन दैट टू ऑन वेरी अनरीजनेबल बेसिस, वो जो है वो नहीं किया जा सकता है। ओके, सो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दे दिया बिकॉज कि एडीएम जबलपुर का मैंने यहाँ पे एक पारा यूज़ किया है, बिकॉज कि इट इज़ नॉट अ गुड लॉ सो राइट नाउ, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ जो है उस पर ये बोलता क्या है कि रूल ऑफ लॉ इज एन एंटीथेसिस ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस,
Rule of law is now the accepted norm of a civilized society. Everywhere it is identified with the liberty of the individual. It seeks to maintain a balance between the opposing notion of the individual liberty and public order. It seeks to maintain a balance between the opposing notion of individual liberty and public order. ओके, एक बैलेंस बनाता है. आप ध्यान से देखें इस चीज को, इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में एंड पब्लिक ऑर्डर के बीच में. पब्लिक ऑर्डर भी बना रहना चाहिए जिसके लिए कि रूल ऑफ लॉ को जरूरी है स्टेट के द्वारा अप्लाई करना, एंड इंडिविजुअल लिबर्टी भी प्रोटेक्ट रहे उसके लिए भी रूल ऑफ लॉ. सो दोनों तरफ से रूल ऑफ लॉ का वर्क जो है वो बैलेंस बनाने का है. इन एवरी स्टेट द प्रॉब्लम अराइजेज ऑफ रिकंसाइलिंग ह्यूमन राइट्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट. Such harmonizing can only be attained by the existence of independent courts which can hold the balance between the citizen and the state and compel the government to conform to the law. So that is how the rule of law is ingrained in the very constitution of the India, and we are having this fabric of the rule of law under which the the very supreme law of the land, that is the constitution, works. The two great values which emanates from the concept of rule of law are no arbitrary government and upholding the individual liberty. So ये rule of law का काम है बैलेंस बनाना, बैलेंस स्ट्राइक करना in these two. That is rule of law. Okay. Now how the concept of judicial review doctrine comes out of the rule of law. सो एक लाइन, वन लाइनर आंसर क्या है कि रूल ऑफ लॉ है, बट रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू एज अ प्रोटेक्टिव मेजर जो है वो डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. अ सिग्निफिकेंट डेरिवेटिव ऑफ रूल ऑफ लॉ इज जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू का काम क्या होता है कि हर लॉ को टेस्ट करना ऑन दी ग्राउंड दैट इट इज नॉट वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एक रूल ऑफ लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. और अगर कोई लॉ जो पास हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करता है, उसके कॉन्सोनेंस में नहीं रहता है, इट विल बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स. द जुडिशियल रिव्यू involves the determination not only of the constitutionality of the law but also the validity of the administrative action. The action of the state public authorities and the bureaucracies are all subject to the judicial review. They are thus all accountable to the court for the legality of their action. In India, so much importance is given to the judicial review that it has been characterized as the basic feature of the constitution, which cannot be done away with even by the exercise of the constitutional power. So basic structure doctrine जब हम लोग पढ़ेंगे कि the chapter of the basic structure, कैसे basic structure का foundation जो है वो बनाया गया है. So there we will see that in the case of Keshwananda Bharati case, basic structure of the constitution को lay down किया गया था कि what are the basic structure जिसको कि amend नहीं किया जा सकता, amendment के through erase नहीं किया जा सकता. So rule of law and judicial review का connection आप लोगों ने समझा. The doctrine of judicial review is implicit in 13 of the Constitution, which declares that any law inconsistent with the fundamental right is void. This article empowers the judiciary to review laws. Okay, so that is how the rule of law को इंश्योर करना आर्टिकल 13 का जो है वो काम है. आर्टिकल 13 that is judicial review जो है वो पावर देता है कि आप रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, इंश्योर कर पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए. ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया किस किस प्रोविजंस में रूल ऑफ लॉ है. नाउ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 है, देन आफ्टर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. आर्टिकल 13 तो खैर वही है, जुडिशियल रिव्यू है. 32 एंड 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जिसमें कि आप कोर्ट मूव कर सकते हैं. इन 32 यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, इन 226 you can move to the high courts. Okay, and both are constitutional courts. So in case of any violation of the fundamental rights, okay, any violation of the principle of natural justice, a principle of natural justice जो है वो प्रोसीजर established by law पे based है. Then article 300 right to property reinforces legality and procedure. So all of these are the examples. Now judicial evolutions कैसे हुआ है, these cases are very important जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. For just an introduction we see कि AK गोपालन केस होता है जिसमें कि नैरो व्यू लिया जाता है. Now we will study this under the heading of the बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे.
फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी के इवोल्यूशन में भी हम लोग पढ़ेंगे इन चीज़ों को कि लॉफुली इनेक्टेड लॉ कुड नॉट वायलेट पर्सनल लिबर्टी। अर्ली नैरो व्यू लिया गया था। केशवानंदा भारती, देन आफ्टर वेरी फेमस केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण है, रूल ऑफ लॉ पे एंड जुडिशियल रिव्यू पे है, एसेंशियल फीचर है एंड जुडिशियल रिव्यू से जुडिशियल रिव्यू इन द केसेस ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द प्रेसिडेंट जो है उसको किसी तरीके से वायोलेट करने की कोशिश जा रही थी। देन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस आता है। फिर मेनका गांधी केस है आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के ऊपर है। सोमरंजन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यूनियन ऑफ एरिया जबलपुर, जो कि अब ओवररूल हो चुका है, हेबियस कॉर्पस केस इसको बोलते हैं, जो कि केएस पुट्टुस्वामी केस के द्वारा ओवररूल हो चुका है। वो केएस पुट्टुस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी है, जो हम लोग इतना डिटेल में जानने का नहीं है, बट इतना जान लेना बिकॉज कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द ओवररूलिंग ऑफ दिस जजमेंट। एंड देन राइट टू प्राइवेसी को एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ कर दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 21 में हम लोग देखेंगे एज वन ऑफ द फेसेट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज में आ जाता है। सो दैट इज़ हाउ दिस थिंग्स विल गो। एंड ये केसेस हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। जहाँ पे इश्यूज उठेंगे वहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट्स के मेजर डिसीजंस को डिस्कस करेंगे। बल्कि इन डिसीजंस को आपको याद रखना है, यू हैव टू कोट ऑल्सो इन दिस एग्जाम। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल दिस डिसीजन विच हैज़ बीन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट while establishing the fundamental law of the constitution and protecting it. Okay, so prominent feature of the rule of law में supremacy of the constitution आ जाता है, supreme law of the land है, equality before law है, judicial review as a facet of rule of law, fair and just procedure हो गया, rule of law का one of the facet है, protection of fundamental rights है, that is article 13, judicial review जो है, that is also rule of law का facet है, accountability and transparency is one of the result of the rule of law. Okay, इंडियाज एडोप्टेशन वर्सेस डाइसीज ओरिजिनल डॉक्ट्राइन, ये आप देख लीजिएगा कैसे इंडिया एंड जो एवी डाइसी का जो 3 रूल ऑफ लॉ का कंपोनेंट्स था, जिसमें कि 2 इम्प्लीमेंट किया गया। थर्ड वाज दैट कि अब जो कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन है, जो वहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ जो पास की जाते हैं, यहाँ पे बाइफर्केशन है बिटवीन द लॉज। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस कि वी आर हैविंग आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन ब्रिटेन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम लोग हायर पेडिस्टल पे रखते हैं, लाइक they are having much more authority than other statutory laws which is being passed. So constitutional law को constitution में स्पेशली जगह दी गई है, इसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला गया है। इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लॉज जो हैं स्टैट्यूटरी लॉज के थ्रू बनाए जाते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ सुपरमेसी के एस्पेक्ट पे बोला जाता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में, पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय इट। ऑब्वियस बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्रीचर है पार्लियामेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। सो देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। और जो लॉ के बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉज विच इज बीइंग पास्ड बाय द कोर्ट, एंड हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दैट इज द सोर्स ऑफ एवरी लॉ विच इज कमिंग आउट ऑफ द parliament as well as being decided by the judiciary in the light of the constitution itself. Equality before law बोला जाए तो formal equality and in before ordinary courts substantive equality 14 to 18. So equality before law के साथ equal protection of law भी हम लोग ऐड कर देते हैं, and जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, and हम लोग दोनों कंसेप्शन को लेते हैं। जुडिशियल रोल में जुडिशियल जजेस इंटरप्रेट कॉमन लॉ एंड प्रोटेक्ट लिबर्टी। ओके, courts directly enforce fundamental rights and review laws. यहाँ पे जो लॉज पास हो रहे हैं जजेस उसको इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के दौरान जो है उसमें रूल ऑफ लॉ के लाइट में इंटरप्रिटेशन होता है, एंड दैट इज़ हाउ दे प्रोटेक्ट द लिबर्टी इनडायरेक्टली। यहाँ पे डायरेक्टली क्या है कि इन्फोर्स किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, और लॉ को रिव्यू किया जाता है, बिकॉज की कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है कोर्ट को।
Scope focused on legal equality, includes social, economic, and procedural justice. So that is how the structure is different between these two. Society itself is different. In Britain का society जो है वो homogeneous society है, as well as जो India का society है, while the society of India is very much dynamic and डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का रूल जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, सो दैट इज़ ऑल. अब कुछ यहाँ पे जजमेंट्स जो कि केशवानंदा भारती केस में एंड मेनका गांधी जिसमें कि रूल ऑफ लॉ को लेके ये यहाँ पे मेंशन किया गया है. जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड दीज. अगर आप द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की उसके कोटेशंस अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑथोरिटेटिव एरिया. एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक बहुत साउंड नॉलेज का जो रिफ्लेक्शन है वो रहता है. अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कोट करता है, एक लाइन भी कोट करता है वेदर केशवानंदा का और मेनका गांधी का, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू गो थ्रू द जजमेंट, बट दीज आर वेरी फेमस लाइन्स जो कि यूज़ किए गए हैं. जैसे रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंदा भारती केस में बोला गया था. And excludes arbitrary power and demands that law must conform to the constitutional principle. Menka Gandhi में law under Article 21 is just when it's a very common line, but it is being used in the different. It has been used in the judgments, so you can always quote these lines and score good and have a very good impact on the examiner who is checking your paper. Okay. So philosophical meaning है and all of this. So that is all about the rule of law, and we have completed what till now we have completed the introduction, and then we have completed one constitutionalism. Okay, and then after we have constituted one of the facets, rule of law. बल्कि ऐसा कहना सही रहेगा कि रूल ऑफ लॉ से ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया, बट वी हैव कंप्लीटेड बोथ ऑफ दिस नाउ. सो इसके बाद हम लोग चलेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे. देन आफ्टर प्रियम्बल एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. Okay, then after we'll start with the fundamental rights. So all of these things एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो पूरा फंडामेंटल है वो जो बेस है, जो कोर है पॉलिटी का, ये जितने भी स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, दीज आर वेरी कोर एंड फंडामेंटल्स ऑफ द पॉलिटी. इसके अंडरस्टैंडिंग होने के बाद विल बी वेरी रेडी विथ द फॉर द जर्नी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स काफ़ी लंबा चैप्टर है. दे आर वेरी कम्प्लेक्स. Certain articles are very complex also, and very substantive and very deep also. So that is all. We will continue with the next lecture. So thank you and have a nice day.